जय हिंद। तो चलिए आज का देखते हैं। जियोग्राफी क्लास में क्या पढ़ाना है आपको, क्रिश्चियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाना है। देखिए इससे पहले आपको जियोग्राफी क्लास में क्या बता रहे थे, क्लाइमेट के बारे में बता दिए थे। याद रखिए क्लाइमेट मौसम के बारे में बता दिए थे और ऋतुओं के बारे में भी बता दिए थे, कौन कौन से सीजन होते हैं, तो इस सब के बारे में हम बता दिए थे। एक बार रिकॉल करा देते हैं। ये पृथ्वी, देखिए पृथ्वी आपको बताए थे कि ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, मकर, ये है विषुवत रेखा, विषुवत विषुवत रेखा। आपको 4 ऋतुओं के बारे में बताए थे। कौन कौन से ऋतु बताए थे, तो आपको बताए थे शीत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ये सब के बारे में हम बता दिए थे। आपको बताए थे कब कब जो है वो सूर्य कहाँ रहता है। देखिए आपको क्या बताए थे, आपको बताए थे 15 प्रत्येक 4 महीने 3 महीना पर जो है वो शीत ऋतु में कितने मंथ आता है, 3 मंथ आते हैं। शीत ऋतु में कितने मंथ आते हैं, 3 मंथ। सब कब बताते हैं, जैसे कि शीत ऋतु में सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है, तो सूर्य जो है मकर रेखा के पास रहता है। तो लगभग शीत ऋतु जो है 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक रहता है। ये चल क्यों नहीं रहा है। फिर ये 15 मार्च से लेकर ये ग्रीष्म ऋतु के समय सूर्य कहाँ है, सूर्य चला जाता है विषुवत रेखा के पास। कहाँ चला जाता है, विषुवत रेखा के पास। और कहाँ पर चला जाता है, ये मकर और किसके बीच रहता है, विषुवत रेखा के बीच। किसके बीच रहता है, विषुवत रेखा के बीच रहता है। तो ये सब आपको हम बता दिए थे। ये चल नहीं हटा दे इसको। अब क्या देखिए, अब बता देते हैं कि कब सूर्य जो है कब इसको मिटाते हैं। सूर्य जो है कब कर्क रेखा पर कब पहुंचता है, विषुवत रेखा पर कब पहुंचता है और मकर रेखा पर कब पहुंचता है। देखिए ये हटा देते इसको। देखिए सूर्य जो होता है वो एग्जैक्ट 15 जून को किस पर पहुंचता है, मकर रेखा पर। सूर्य जो है वो 15 जून को कहाँ पर रहता है, कर्क रेखा पर। 15 जून को कर्क रेखा पर रहता है। जबकि आप 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को देंगे तो सूर्य कहाँ पर आ जाता है, मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य आ जाता है मकर रेखा पर। और वहीं देखेंगे 23 सितंबर और 22 मार्च को, 22 मार्च और 23 दिसंबर दिसंबर लिख दिया, सितंबर होगा। सितंबर वो कहाँ पर रहता है, सूर्य जो है वो विषुवत रेखा के बीच, विषुवत रेखा पर रहता है। कब 22 मार्च और 23 सितंबर को। और 15 जून को कब रहता है, कर्क रेखा पर रहता है। और वहीं देखेंगे 22 दिसंबर को कहाँ रहता है, मकर रेखा पर रहता है। एक्चुअली 2 बार ये होता है क्योंकि जब 22 दिसंबर से फिर जाएगा तो मार्च आ जाएगा, फिर उधर से लौटेगा तो फिर सितंबर आ जाएगा। तो इसलिए 2 बार आ जाता है विषुवत रेखा पर। तो इसको हटाते हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। देखिए कृषि भारत में देख रहे हैं लगभग 65% से लोग ज़्यादा, भारत में रहेंगे 65% से लोग जो है वो कृषि करते हैं। क्या करते हैं, कृषि यानी खेती करते हैं। क्या करते हैं, खेती करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे वो यहाँ पर, और वो भी 65% ज़्यादातर उत्तर बिहार वाले ही कर पाते हैं। क्योंकि दक्षिण बिहार में तो पठार ही है। और जम्मू कश्मीर में जब चल जाएंगे तो वहाँ पर खेती थोड़ा ही होता है। वहाँ पर तो सेब वगैरह ये सब फल फूल होते हैं। और लेकिन दक्षिण भारत में जो पठार होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादातर खेती नहीं हो पाता है। वो थोड़ा सा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर खेती हो सकता है। तो मेनली जो उत्तर बिहार जो है, उत्तर बिहार में कौन आ जाएगा, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ये सब उत्तर बिहार में आ जाएंगे। तो यहीं पर ज़्यादातर खेती लोग करते हैं। और ये खेती जो है जीवन निर्वहन के लिए खेती करते हैं। ज़्यादातर लोग जीवन निर्वहन की ही खेती करते हैं। जैसे देखिए खेती करने का कई प्रकार का पहला होता है जीवन निर्वहन खेती।
कौन सी खेती? जीवन निर्वाहन जीवन निर्वाहन खेती। कौन सी खेती? जीवन निर्वाहन खेती। देखिए जीवन निर्वाहन खेती में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जीवन जीने के लिए अपन खेती करते हैं, तो उसे हम लोग जीवन निर्वाहन खेती कहते हैं। जैसे आप देखिएगा बिहार में, देखिएगा आप खुद, आप जहाँ से होंगे वहाँ पर अच्छी तरह से आइडिया होगा। हम बिहार के तो थोड़ा सा आइडिया है। देखिए बिहार में क्या होता है कि जितने भी लोग खेती करते हैं उनके पास ज़्यादातर ज़मीन नहीं होती, वो नहीं होता है। बिहार में कितने लोग पास ज़्यादा ज़मीन है? बहुत ही कम लोग हैं कि जिनके पास कई किलोमीटर में होगा, हालांकि किलोमीटर नहीं, कोई बीघा में होगा, तो ये सब बहुत ही कम लोग होते हैं। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है कि हम लोग जीवन जीने के लिए खेती कर पाते हैं, मतलब कोई भी फसल बोते हैं तो हाँ हमारे पूर्ति कहीं से वो पूरा कर पाता है। तो ज़्यादातर कौन सी खेती होती है? जीवन निर्वाहन खेती। इसके अलावा भी और सारी खेती होती है। एक होता है सघन खेती। कौन सी खेती? सघन खेती। देखिए सघन खेती क्या होता है? देखिए सघन खेती में क्या होता है कि जब कोई चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा घाना बोलते हैं तो वो हम लोग सघन खेती करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है सघन खेती। क्यों? अब देखिएगा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा घाना बो देंगे तो वो उत्पादन घट जाता है। जैसे आप समझते होंगे कि जैसे अभी धान का सीजन चल रहा है, तो अगल बगल में धान वगैरह बोए जा रहे हैं, तो धान वगैरह जब देखते होंगे बोए जा रहे हैं, तो उस आप बहुत ज़्यादा घाना बो दीजिएगा ना तो नहीं फरेगा। जैसे आप देखिएगा धान बोने के लिए पहले धान का बिया दिया जाता है और वो बहुत ही घना होता है। क्या होता है? बहुत ही घना होता है। और उस बिया को उखाड़ कर तब जाके खेतों में बोया जाता है। वो फरक बहुत दूर पर बोया जाता है, तो दूर पर बोया जाता है। और वही बिया जो है, बिया बो दिए थे बहुत ही घना, उसी को कह दीजिएगा कि तुम ही फरो, तो देखेंगे नहीं फर पाएगा। वहाँ पर जो है धान वगैरह नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घना है। तो उसी को जब कोई चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा घना बोलते हैं तो उसे कहते हैं सघन खेती, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी चीज़ को लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से पोषक तत्व मिल सकता है। बहुत ज़्यादा घाना बो देने से क्या होता है? उत्पादन घट जाता है। ये मत सोचिए कि अगर कोई भी चीज़ घाना बो देंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक ही समय पर दो फसल, एक ही खेत में दो फसल बो दिए जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे जनवरी फरवरी नवंबर दिसंबर के महीने में आलू और मकई एक साथ बो दिया जाता है। क्या है? एक साथ बो दिए थे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग द्विफसलीय खेती कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्विफसलीय खेती। उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विफसलीय खेती। जो कभी एक ही साथ दो अनाजों को बो दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विफसलीय खेती। जैसे आपको बताए थे आलू और मक्की, देखते हैं कि एक साथ बो दिया जाता है आलू मकई। आप कहीं देखेंगे कि जो गेहूँ वगैरह बोए जाते हैं उसमें भी राई मतलब तिलहन भी बो दिया जाता है। तो मतलब कहने का सेंस है कि जितने भी दो ही फसल एक ही खेत में जब दो फसलों को बोया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विफसलीय खेती। क्या कहा जाता है? द्विफसलीय खेती कहा जाता है। अब आता है एक और होता है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि देखिए पहले लिख देते हैं मिश्रित खेती। देखिए मिश्रित खेती में क्या होता है कि इधर जीवन जीने के लिए होता है सघन खेती, या बहुत ज़्यादा घाना बोने पर ये द्वितीय फसल में एक ही समय पर दो फसल। और ये क्या होता है? मिश्रित खेती में क्या होता है? मिश्रित खेती में जो होता है इसमें क्या कहते हैं? इसमें खेती प्लस जानवर, को कहते हैं, यानी पशुपालन। खेती प्लस पशुपालन। देखिए इसमें क्या होता है कि मिश्रित खेती में क्या किया जाता है? मिश्रित खेती में खेती भी की जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। जैसे आप जैसे कि कोई जिसका 4 बीघा 5 बीघा खेत ज़मीन है, वो खेती भी कर लेगा और उस खेती से क्या कर देगा? जो भूसा वगैरह बचते हैं, किसी भी चीज़ का जो भूसा वगैरह बचता है, खोइया बचता है, वो क्या कर देगा? वो अपने जानवरों को लेकर, यानी पशुपालन होते हैं, जैसे गाय वगैरह हो गए, भैंस वगैरह हो गए, तो उनको क्या कर देगा? खिला देगा। जैसे गेहूँ के देखते होंगे, गेहूँ का अनाज होता है वो किसान रख लेता है और उसके जो भूसा होती है वो जानवरों को दे देते हैं खाने के लिए, चारा के रूप में। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
मिश्रित खेती, यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो 2-4 भैंस रख लिया है कि उसके जो अनाज तो होगा ही होगा, और उसके जो भूसा वगैरह बचेंगे वो हम क्या किसको खिला देंगे, जानवरों को खिला देंगे। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। एक तो अनाज का अनाज मिल जाएगा, दूसरा पुआल वाला जो होता है उसे जलाना नहीं पड़ेगा, प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, और जितने भी हमारा जो पशुपालन है उसे भी हम लोग कुछ बेनिफिट कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्या होता है, मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती बहुत हालांकि ठीक होता है, लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा ज़मीन है उसका ठीक है, नहीं तो 10 कट्ठा 15 कट्ठा खेत में 1 कट्ठा खेत में इसमें क्या मिश्रित खेती कीजिएगा, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। उसके लिए ज़मीन भी तो होनी चाहिए। और बिहार में तो आप जानते हैं आधा से ज़मीन तो बिहार में डेयरी बनाने में चला जाता है, अब देखते होंगे। तो ये हो गया मिश्रित खेती। कौन सी खेती, मिश्रित। अब एक होता है इसी का एक डेवलप वर्जन है जिसे हम लोग समेकित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, समेकित। पांचवा कौन सा है, समेकित। समेकित खेती, समेकित खेती क्या कहते हैं, समेकित खेती, इंटीग्रल फार्मिंग। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रल फार्मिंग, इंटीग्रल फार्मिंग, समेकित खेती। इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए जानवर भी रखा जाता है, और क्या होता है कि जानवर भी करते हैं और खेती भी करते हैं। लेकिन मिश्रित खेती में क्या था कि जैसे कि पशु, जैसे दुआर पर हम 4-5 भैंस बांध दिए, उस बाद खेती कहीं दूर 1-2 किलोमीटर दूर है खेती, वहाँ से अनाजों को हम लोग काटते हैं, वहाँ पर चारा को लाते हैं, चारा कहते हैं उसे, तो ले जाकर उसे पशु को डालते हैं। और समेकित खेती में क्या होता है कि सब कुछ एक के साथ कर दिया जाता है। जैसे ये खेत हो गया, क्या हो गया, खेत हो गया, यहीं पर क्या कर देते हैं हम लोग, खेती कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कोई भी अनाज बो दिया गया, कोई भी चीज़ बो देते हैं इसमें, ये फर गया। मान लें अभी धान का सीजन चल रहा है, तो मान लें ये धान है, क्या है, धान का बोती है, क्या होती है, धान का बोती है। और आपको पता होगा धान को सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन की, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इसको सोखना पड़ता है, मैंने पानी देना पड़ता है। क्या करना देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी देंगे तो क्या उसके जड़ों में कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े। और जब कीड़े मकोड़े आ जाएंगे तो धान को क्या कर देंगे, फसल को ख़राब कर देते हैं। तो उसके लिए चाहिए कि हम लोग क्या कर दें, जब यहाँ पर क्या हो जाए, धान थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बोते के समय नहीं, जब धान थोड़ा सा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो इसमें हम लोग क्या छोड़ देते हैं, यहाँ पर एक कुछ पाल लेते हैं, जानवर बत्तख पाल लेते हैं, बत्तख क्या पाल लेते हैं, बत्तख। मान लीजिए यहाँ पर बत्तख का क्या हो गया, अब यहाँ पर घर द्वार बना लीजिए, यहाँ पर फ्लैट कहते हैं उसे, ये घर द्वार हो गया, हटाओ इसको, और ये सब खेती हो गया। तो ये बत्तख पाल लेते हैं। अब देखिए बत्तख क्या करता है, बत्तख को पानी बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, बहुत ज़्यादा पानी, लेकिन जलीय जीव नहीं है, उसको प्रिय है, क्या होता है, प्रिय। तो बत्तख को बहुत ज़्यादा क्या होता है, जल से लगा होता है, पानी से लगा होता है। तो ये जाएगा और ये कीड़ा मकोड़ा जो होता है खा जाता है। तो ये जाएगा तो ये कहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा, ये इसमें छोड़ देंगे, किसमें, धान की खेती में। तो धान की खेती में जब छोड़ देंगे तो जितने भी जड़ों के पास कीड़े मकोड़े होते हैं सबको क्या काट खा जाएगा, क्या होता है, काट खा जाएगा। तो अब उसे चोट से मार कर उसको कादो कर देगा जहाँ उसके जड़ों के आसपास, और कादो हो जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चला जाता है, क्योंकि पानी को घोंट देते हैं या फिर कोल्ड कर देते हैं, तो ऑक्सीजन चला जाता है और नाइट्रोजन भी चला जाता है प्रॉपर मात्रा में। और इसकी जो बत्तख की जो बीट होती है, क्या लेटरिन होती है, जो बीट होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन आता है। तो बताइए इसको नाइट्रोजन की पूर्ति अलग से हो गई, और दूसरा चीज़ जितने भी जो कीड़े मकोड़े थे वो साफ हो गए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल फार्मिंग यानी समेकित खेती कहते हैं। मतलब ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी और भी लीजिए, और भी कुछ कर सकते हैं। आप मछली पालन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मछली पालन कर दीजिए, तालाब खोल दीजिए यहाँ पर, उसमें मछली पालिए, इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मछली भी पालेंगे तो उससे भी क्या होता है, पेड़ पौधों को, मछली के बीट से भी पेड़ पौधों को जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलता है, क्या होता है,
बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है पौधों को मछली के फीड से। और आपको पता होगा कि अगर मछली पाले हैं तो उसको बार बार पानी को चेंज करना होता है। तो वो पानी चेंज करना है तो सीधा आप किस में छोड़ दीजिए, इसमें छोड़ दीजिए, और इस आराम से तो सूख जाएगा पानी। फिर दूसरा पानी इसमें भर दीजिए। तो मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वामी खेती। मतलब जितने भी पशुपालन और खेती एक साथ किया जाए, मिलकर एक ही साथ किया जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समेकित खेती यानी इंटीग्रल फार्मिंग। और भी हटाते इसको। ये हो गया। अब देखते हैं ड्रिप फार्मिंग क्या होता है। ड्रिप फार्मिंग, ड्रिप फार्मिंग, देखिए ड्रिप फार्मिंग क्या होता है। ड्रिप फार्मिंग का मतलब होता है बूंद बूंद से पानी। क्या होता है ड्रिप फार्मिंग, यानी बूंद बूंद से पानी पटाना। तो उसी को लोग ड्रिप फार्मिंग कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ज़मीन की जो परत होती है, ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। इस तरह से ज़मीन की आपको परतें बताए थे। तो ये इसमें तो होराइजन, ये हो गया होराइजन हो गया। ये होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी। देखिए होराइजन जो होता है वो ए में तो कुछ नहीं होता, ये ऊपरी भाग होता है, इस पर हम लोग चलते हैं। इस पर क्या होता है, इस पर खाद वगैरह छिड़ते हैं, सब होराइजन है। हमें जो पेड़ पौधे का जड़ें होती है वो होराइजन ए तक जाती है। कहाँ तक, ए तक जाती है। और ए तक जाने के बाद हम क्या करते हैं, उसी को हम लोग पानी पटाते हैं। तो कहाँ तक पहुँचना चाहिए, कम से कम ए तक पहुँचना चाहिए। क्या तक करना चाहिए, ए तक पहुँचना चाहिए। लेकिन ये भी हमारे तक कायम तक नहीं होता है। कोई भी जड़ें यहाँ तक नहीं पहुँचती है। जो खेती वाले, जो खेती करने के लिए जो जितने भी अनाज होते हैं, उन सब की जड़ें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो यहाँ तक पानी देने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जब हम पानी पटाते हैं, उसे फ्लड एलिगेशन होते हैं, पानी पटा देते हैं एकदम दहाड़ की, फ्लड की तरह, बाढ़ की तरह पानी पड़ाता है। और वो पानी जो होता है वो ए को भी पार कर देता है, बी को भी पार कर देता है, बी तक पहुँच देता है। तो बी तक पानी पहुँच जाता है, तो वो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बी तक पेड़ पौधे की जड़ें गही नहीं होती है। तो कहाँ तक, कम से कम ए तक जाना चाहिए, तो वहीं पर रुक जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो बी तक जाए तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ड्रिप फार्मिंग लाया जाता है। क्या लाता है, ड्रिप फार्मिंग। ड्रिप फार्मिंग में क्या होता है कि इसमें बूंद बूंद से पानी डालता है। बूंद बूंद से जब पानी डाला जाता है, तो वो जो पानी जो होता है वो बी तक नहीं पहुँच पाता है, यही तक रह जाता है, जिस वजह से हमें पानी की बचत भी होती है और हमारा काम भी हो जाता है। उसी को लोग क्या कहते हैं, ड्रिप फार्मिंग। क्या होता है ड्रिप फार्मिंग। अभी कई तरह से होता है। पहला होता है रेन गन से। क्या होता है रेन गन। रेन गन से क्या होता है कि रेन गन से क्या होता है कि बहुत दूर तक पानी जाता है। जैसे आप देखते होंगे कहीं, आप इस तरह से नहीं देखे होंगे, नहीं ये रेन गन नहीं होता। जैसे रेन गन से क्या होता है कि बहुत दूर तक बीच में लगा दिया जाता है और बहुत दूर तक पानी फेंकते हैं उसे, और ये बूंद बूंद से पानी फेंकता है रेन गन। और एक होता है स्प्रिंकलर। दूसरा क्या होता है स्प्रिंकलर में क्या होता है कि ये फुलझड़ी नहीं देखे, बम फुलझड़ी की तरह ही पानी बिकता है। जैसे आप फिल्मों में देखे होंगे, इस तरह से रहता है। इस तरह से आप देखेंगे पानी, इस तरह से पानी बिकता है। तो उसी तरह से जहाँ तहाँ बीच में क्या करते हैं, कई एक ज़्यादा नहीं, कुछ दूर तक एरिया कवर कर देता है। तो हर जगह जहाँ पर एरिया कवर करने के लिए होता है, तो वहाँ पर लगा दिया जाता है। और इसी से क्या होता है, बूंद बूंद से पानी बिकता है। तो इसी को हम लोग ड्रिप फार्मिंग कहते हैं। क्या होता है ड्रिप फार्मिंग। लेकिन हम लोग जो पैप से पानी डालते हैं, किसमें, बोरिंग चालू कर देते हैं, पैप से पानी डालते हैं खेतों में, उसे हम लोग फ्लड एलिगेशन कहते हैं। तो वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें पानी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जो पानी जो होता है वो होराइजन बी तक चल जाता है, जबकि बी तक पेड़ पौधे की जड़ें नहीं गई रहती है, जिस वजह से हमें वो फ़ायदेमंद नहीं होता है। लेकिन इससे क्या होता है कि पानी थोड़ा थोड़ा जाएगा और होराइजन यहीं तक रह जाता है, तो उससे फ़ायदा होगा। तो ये हो गया रेन गन और स्प्रिंकलर। हटाते इसको। अब देखिए, ये तो हो गया ड्रिप फार्मिंग। एक होता है ड्रिप एलिगेशन। ड्रिप एलिगेशन में क्या होता है, जिसे हम लोग फ्लड एलिगेशन कहते हैं। उससे हम लोग जो पानी पटाते हैं उसे ड्रिप एलिगेशन यानी फ्लड एलिगेशन कहते हैं, पाइप से पानी पटा देना। तो ये तो हो गया किसके बारे में, कृषि एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये वीडियो आज के लिए यहीं तक।
आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।